औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक हमारा चौथा इनकलाब जो सब्ज़ इनकलाब आ रहा है, जिसकी नवीद हमें चंद दिन पहले हमारी प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने सुनाई है, आसम मुनीर साहब ने। तो इसके ऊपर बात करने से पहले जो पहले तीन इनकलाब हैं उन पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक वजात यह जो कल का मेरा एक प्रोग्राम था $3 बिलियन के हवाले से जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो टेकअप किया है, उसके बारे में हमारे एक नहायती मोहतरम और मेरे बॉस हैं, उन्होंने कल जो है वो एक मुझे वॉइस मैसेज किया था। तो उस सिलसिले में अर्ज़ है कि मैंने PAC वालों से इस बारे में पहले वो जो है वो ऑन एयर करने से पहले ये पूछा भी था। तो वो जो स्कीम सर जो हमारी जो स्टेट बैंक ने की थी, मैं भी उसका हिस्सा था, वो कह रहे हैं ये वो स्कीम नहीं है। ये स्कीम थी $3 बिलियन डायरेक्ट आए थे। तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि इसमें कोई हमें ऐसी ट्रांजैक्शन उस ज़माने में नज़र नहीं आई है कि डॉलर फॉरेन करेंसी कंपोनेंट हो। तो उनको इंसिस्ट कर रहे थे कि ये फॉरेन करेंसी कंपोनेंट था और ये उससे अलग था। जो आप लोगों ने स्कीम की है या स्टेट बैंक ने या हमने जो की, वो लोकल करेंसी कंपोनेंट था और उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब चलते हैं जनाब हम इनकलाबों की तरफ। तो तारीख़ का जो सबक है पाकिस्तान के हवाले से वो ये है कि हमने कभी भी अपनी तारीख़ी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। इससे पहले हमारे 3-4 हम इनकलाब ऐसे बर्पा कर चुके हैं। सबसे पहला इनकलाब जो सब्ज़ इनकलाब था अयूब खान साहब का था, जो 1958 से शुरू होकर 16 दिसंबर 1971 को ख़त्म हुआ। दूसरा इनकलाब ज़िया-उल हक़ का इस्लामी इनकलाब था, 5 जुलाई 1977 से ये शुरू हुआ और 1988 में ये ख़त्म हुआ। फिर तीसरा इनकलाब सबसे पहले पाकिस्तान वाला मुशर्रफ साहब का था, वो हमने तकरीबन जो है वो ख़त्म किया जनवरी 2008 में। तो इनके जो एक एक करके थोड़ा सा इनका भी हम बात करेंगे और नए इनकलाब के जो खदोखाल हैं वो क्या हैं, वो भी आपसे जो है वो डिस्कशन हम करेंगे। फिर जो है लोग अपने तौर पे बाशऊर में देख लेंगे कि क्या होगा। लेकिन इससे पहले दो बातों का तज़किरा ज़रूरी है। एक तो ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, इन्होंने 45,000 एकड़ ज़मीन दी थी आर्मी को। तो उसका जो लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया, उसमें उन्होंने कहा है कि ये ना तो मोहसिन नकवी साहब का जो है मैंडेट है और ना आर्मी का मैंडेट है कि वो ये कोई जो है वो एग्रीकल्चर फार्मिंग करे और इस तरह के काम करे जो आपने किए। इसलिए ज़रा वो मनसूख कर दिया था उन्होंने, इलीगल, विदाउट जस्टिफिकेशन और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी जो है उस एक्शन को नल एंड वाइड करार दिया था। फिर एक और हमारा आया था केस 2019 में, काजी जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने कहा था कि जो 2019 का धरना है, वो धरना दरअसल जो है उसको स्पॉन्सर किया है ISPR और ISI ने। या दूसरे अल्फाज में उन्होंने कहा कि ये दोनों इदारे जो हैं ये सियासी मामलात में मुदाखलत करते हैं जो इनके मैंडेट से बाहर है और इन्हें ये नहीं करनी चाहिए। ये दो चीज़ें तो आ गई रिकॉर्ड पे। तो 1958 का जो सब्ज़ इनकलाब था उसकी सीधा बातों पे हम बात जो है वो मुख्तसरन बात करते हैं। उसमें एक तो ज़ाहिर है कि जो हमारे फ्रंट लाइन के जो सियासतदान थे वो सारे नाअहल करार दिए गए और उनकी जगह कुछ ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलों की लॉर्ड्स, ज़्यादातर जिनके नाम के साथ खान आता था, उन्हें लेके तो अयूब खान काबिज़ हो गए इक़्तिदार पे और बंगालियों का उन्होंने ठीक ठाक जो है इस्तेसाल किया। फिर एक फरमाइशी प्रोग्राम के तहत उन्होंने पंजाब के 3 दरिया जो है गिफ्ट किए इंडिया को और कर्ज़ा लिया, उसके बदले दरिया इंडिया को दिए और कर्ज़ा पाकिस्तान के टैक्स पेयर ने जो पे किया वो लिया वर्ल्ड बैंक से और यहाँ बैराज और डैम बनाए। और वो जो डैम और बैराज ज़्यादातर बने, ख़ासकर जो बैराज बने उस ज़माने में, उनसे किन की ज़मीनें सैराब हुई। वो रियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब ने एक असम्बली के फ्लोर पे कहा था कि अब हम जो आम ज़मींदार हैं या मेरे जैसे ज़मींदारों को भी जो है वो टेल पे नहीं बल्कि दरमियान से ही पानी कोई नहीं लेने देता, चूँकि वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की ज़्यादातर ज़मीनें हैं। वो जो इस बारे में वो असम्बली के रिकॉर्ड पे उन्होंने बल्कि वो
काफ़ी रूनी सी शक्ल बना के, हालांकि बहुत बड़े ज़मींदार हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा काम अयूब खान साहब ने किया था वो 1965 की एक बेमकसद जंग छेड़ी, मुल्क का दबा के नुकसान किया, और हम अभी तक जो है उसके शादियाने में जा रहे हैं। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि वो एक आम सिविल आर्मी के ऑफिसर थे, तो इस दौरान उन्होंने ये किया कि वो पाकिस्तान की अमीर तरीन 22 ख़ानदानों में शामिल हो गए, जो जिनकी कंपाइलेशन जो है वो उस वक्त के हमारे एक बड़े मशहूर इकानमिस्ट थे डॉक्टर महबूबुल हक साहब, उन्होंने की। खुद भी वो एक्सटेंशन पे रहे 8-10-7-8 साल, 5 स्टार जनरल बने। जनरल मूसा को उन्होंने एक्सटेंशन दी, और इसके अलावा जनरल हमीदुल्लाह बरकी, जनरल हबीबुल्लाह खान और बेशुमार दूसरे, जनरल आज़म खान जो है, इनकी एक ये टीम थी। उनके साथ जो है वो एम अमन थे, जो इसके चेयरमैन थे हमारे मनसूबाबंदी कमीशन के। तो इन्होंने जो है वो बंगालियों को कॉर्नर पे लगाया। मुजीबुर रहमान और उनके साथियों के साथ जो है वो बड़ी सख्तियाँ की, और वहाँ की जो आवामी सेंटामेंट्स है उसको जो है उन्होंने रथलेसी जो है वो हमेशा ही क्रैश किया। वो एक अगरतला केस बनाया, बाद में वो खुद वापस लिया, और आखिरकार अयूब खान के होते हुए ये तय हो गया था कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो जाएगा। अच्छा, जो सब्ज़ इनकलाब था उसकी हकीकत का थोड़ा सा मैं भी गवाह हूँ, और मेरे एज ग्रुप के और लोग गवाह हैं जो जिनको 67-68 का पता है। तो हमारे ये जो इलाका है पिंडी से नज़दीक तरीन आज़ाद कश्मीर, ये गलियात मरी हज़ारा, यहाँ उस वक्त जो है खाने के लिए, चूँकि ये ज़रई इलाका नहीं है, तो यहाँ पे खैराती गंदम आती थी और पीली मकई आती थी, सड़ी और गली, बाकायदा वो सड़ी होती थी बीच में से, आटा नहीं वो मिला करता था, वो किसी को मिलता था किसी को नहीं, कहीं तोल तोल के देते थे। किसी बंदे के वो उस इनकलाब के इख्तिताम पे जो है वो किसी किस्म की जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि 2 जोड़े कपड़े शायद ही किसी के पास हो। इंतहाई मफलूकुल हाल जो है वो इंतहाई गुर्बत का दौर था वो। तो बाद में 70s में इस इलाके से दुनिया जो है वो मिडल ईस्ट चली गई, तो हालात बेहतर हुए। तो आखिर में वो इनकलाब इस तरह से नाकाम हुआ या कामयाब हुआ कि जनरल नियाज़ी साहब ने जो हथियार डाले थे वो उसका इंजाम था। अब आते हैं ज़ियाउल हक के इनकलाब की तरफ, जो इस्लामी इनकलाब था। उन्होंने कई दफ़ा इस्लाम का नफाज किया। एक दफ़ा उन्होंने जो उसका एक रेफरेंडम कराया, रेफरेंडम में भी जो है वो उन्होंने बहुत परसेंटेज वोट ली, और वो अमीरुल मोमिनीन बनने की उन्होंने कोशिश की या बन गए। और बाद में उन्होंने एक गैर जमाती इलेक्शन करवाए। गैर जमाती इलेक्शन कराने के बाद जो है वो उस असम्बली को खुद ही डिज़ाल्व किया। लेकिन जो सबसे बड़ा कारनामा था ज़ियाउल हक साहब का, वो था अफ़गानिस्तान के मामलात में मुदाखलत। वहाँ जो है वो अमेरिकन एक स्पॉन्सर्ड जंग लड़ना, और उसके नतीजे में हीरोइन क्लाशनकोफ जो है वो पाकिस्तान में आना, और लाखों की तादाद में अफ़गानी जो अभी तक यहाँ पाकिस्तान पे काबिज़ हैं, उनको उन्होंने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जारी किए। उसकी वजह से जगह सही भी हुई, और जगह जगह ये जो सऊदी अरब में ज़्यादातर लोग किसी ज़माने में जो फांसी लगते थे, और वो ज़्यादातर अफ़गानी होते थे, लेकिन उनके पास पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी होते थे। अच्छा, ज़ियाउल हक साहब ने एक और बड़ा काम किया कि उन्होंने कौमी सतह की तमाम जमातें ख़त्म कर दी। मुस्लिम लीग थी, उसके 3-4 टुकड़े किए। चट्ठा ग्रुप, उसका एक और ग्रुप था पगाड़ा ग्रुप, कोई और ग्रुप। इसी तरीके से जमात इस्लामी को तो उन्होंने कन्फाइन किया, जमीयत उलमा इस्लाम के 3-4 टुकड़े किए। दरखास्ती ग्रुप, फजल रहमान ग्रुप, पीपल्स पार्टी के 5-6 टुकड़े किए, और कराची में और सिंध में लेसानी ग्रुपों को जो है उन्होंने हवा दी। इसके अलावा जो मजहबी मुनाफरत थी उसको भी हवा दी अच्छे तरीके से जो है उन्होंने करके। तो जो सियासी जमातें थी उनको बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि कराची जो पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है, जो हब है, जो या फाइनेंशियल कैपिटल है, वो गुज़श्ता 30-35 साल से जो है वो वहाँ पे जो है कभी अमन कायम हो ही नहीं सका है। ये ज़ियाउल हक साहब की, और उस ज़ियाउल हक साहब का इसके अलावा भी बड़ा ये जो बड़ा कारनामा था कि जो भुट्टो को जो है उन्होंने फांसी दी, वरना मुल्क वो सिक्योरिटी रिस्क थे उसके लिए। तो ज़ियाउल हक ने हाँ, इस दौरान जो है करप्शन बड़े उरूज पे गई, और वो जो उनके बड़े बड़े साथी थे जैसे अख्तर अब्दुर्रहमान, और जो अफगान जात की जो जिनके हाथ में स्पॉन्सरशिप थी, उन्होंने बड़े डॉलर बनाए। फिर
कुछ अरसे के लिए सिविलियन गवर्नमेंट रही, लेकिन मुशर्रफ साहब आए 1999 में, उन्होंने नारा लगाया सबसे पहले पाकिस्तान। और फिर 9/11 का वाक़या हुआ, उन्होंने बग़ैर मांगे, बग़ैर कोई नेगोशिएट किए पाकिस्तान के तमाम स्ट्रेटेजिक जो एयरपोर्ट्स थे और स्ट्रेटेजिक जो उनकी इंफॉर्मेशन थी वो अमेरिकन से शेयर की, एयरपोर्ट्स उनको दे दिए, ज़मीन उनके हवाले की, और अपने शहरियों को अमेरिकन इदारों के हाथों जो है उन्होंने बेचा, डॉलर के एवज़ बेचा। और उसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान की एक लिजिटिमेट गवर्नमेंट जिसको वो मानता था, उसके जो मुल्ला ज़ईफ़ साहब हैं उनकी किताब पढ़ने वाली है, और उनको भी उन अमेरिकन के हवाले किया। और उनके ज़माने में जो अड्डे दिए गए, उन पाकिस्तान के उन्हीं अड्डों से ड्रोन उठ के पाकिस्तान के शहरियों पे बमबारी जो है करते रहे। बिलाखिर उसे किसी न किसी तरीके से तो जान छूटी। और उन्होंने जो सबसे अहम काम और किए, उन्होंने वो एक तो सरदार अकबर बुगटी साहब की जो है वो उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया, उनकी जान ली। और उसका जो बलूचिस्तान में अभी तक इंसर्जेंसी जो है उसका नतीजा है। एक मस्जिद है लाल मस्जिद, उसका उन्होंने ऑपरेशन किया, वहाँ पे जो है ख़वातीन जो है बच्चियाँ थीं जो है वो उनके ऊपर केमिकल का इस्तेमाल हुआ। फिर उन्होंने तमाम तकरीबन सिविल सर्विस को मफलूज करके रख दिया, और सिस्टम ये आ गया कि तकरीबन जो है वो सिविल सर्विस होने या ना होने के बराबर रह गई है। बाद में जो गवर्नमेंट्स आई उन्होंने कोशिश किया, रिवाइवल नहीं हो सका, और बेशुमार इदारे जो है उनके ज़माने में जो है वो रिटायर्ड और अदर सर्विस जो आर्मी ऑफिसर थे उनके हाथ में चले गए। तो अब देखते हैं जी कि हमारा जो आखिरी इनकलाब है इसकी क्या सूरत हाल है। इस इनकलाब के हामी जो है ज़ाहिर है अब ये नहीं पता है कि ये इनकलाब ब्रेन चाइल्ड किसका है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ साहब का है। तो थोड़ा सा इस पे देखना होगा कि आया हमारी आर्मी की कोई फाइनेंस की या इसकी जो इकॉनमी की ट्रेनिंग किस लेवल की होती है, या उनके जो करिकुलम है या जो उनकी जो ग्रूमिंग है वो किस तरह की है, उसमें तो इस तरह की चीज़ें कोई नहीं होती हैं। कोई एग्रीकल्चर, कोई माइनिंग, कोई कम्युनिकेशन, कोई आईटी टाइप की चीज़ें जो है या ये जो इदारे चलाने का नहीं होता है। आर्मी जो इदारे चला भी रही है वो ज़्यादातर इदारे जो है धक्के से चल रहे हैं, वो उनको कोई रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। उनका कोई ना रेगुलेटर है, ना उनको इनकम टैक्स वाले पूछ सकते हैं, ना उनको कोई ऑडिटर पूछ सकता है। उनके हकीकत के बारे में जो है वो अल्लाह ही जाने। लेकिन अभी जो सिलसिला है इसके तहत जो है, इस इनकलाब के तहत जो अभी इनकलाब आने वाला है, उसमें कहा यह जा रहा है कि $100 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। यहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग होगी, यहाँ पे माइनिंग होगी, यहाँ से सोना निकलेगा, यहाँ से तांबा निकलेगा, यहाँ से लोहा निकलेगा, यहाँ आईटी सेक्टर में जो है बहुत सारी जो है काम होगा, और उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनेगी, और पाकिस्तान एक खुशहाल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुल्क बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आया हमारे अच्छा इस सारे इसको जो है लीड करेगी पाकिस्तान आर्मी, तो इतने सारे काम करने के लिए हमारे पास इतनी फालतू आर्मी मौजूद है या उनमें ये एक्सपर्टीज़ मौजूद है, चूँकि हमारे टेक्नोक्रेट्स और सिविल सर्विस या तो फेल हो चुकी है मुल्क को चलाने में या फेल कर दी गई है। तो इस सारे काम में ये जो ऐलान किया जो कॉरपोरेट फार्मिंग का, ये जो एक कोई स्ट्रेटेजिक जो एक उनका डिवीज़न है उसको जो पाकिस्तान आर्मी का उसको जो हेड करते हैं उन्होंने ये किया है। तो मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि अगर वो चूँकि मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है तो वो कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर देते, ये स्ट्रेटेजिक फार्मिंग और ये कॉरपोरेट फार्मिंग के बजाय, तो ज़्यादा अच्छा होता। तो नटशेल बात जो अब सामने आई है, जो इसके जो नाक़दीन हैं, मीडिया पे बहुत शोर शराबा और टॉक ऑफ द टाउन भी है, इंटरनेशनल मीडिया पे भी और लोकल मीडिया पे। जो इसके नाक़दीन है उनका कहना ये है कि ये इस फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट की जो ज़मीनें हैं और वसाइल हैं उन पे कब्ज़े की एक कोशिश है। उसके बाद जो भी इदारे बनेंगे वो उनको आर्मी चलाएगी, तो मज़ीद जो है वो मार्जिनलाइज हो जाएगी सिविल सर्विस, और जो सिविल गवर्नमेंट होगी वो वैसे भी होगी सिविल सुप्रीमेसी जो है बिल्कुल जो है वो मतलब ये कि उसको पुश टू कॉर्नर कर दिया जाएगा। और जो वज़ीर आज़म होगा वो कोई ताजा मारा फ़कीरा ही होगा, उसकी जो अंगूठा छाप होगा वहाँ कोई तगड़ा वज़ीर आज़म नहीं आ सकेगा। उनके नाक़दीन का ये ख्याल है। आपका क्या ख्याल है, मेरा क्या ख्याल है, इसको भी हम देखते हैं। लेकिन एक बात तयशुदा है
कि जो बाजवा साहब ने कहा था कि हमने सियासत छोड़ दी है, सियासत नहीं छोड़ी गई है। और मेरा ख्याल है कि अभी भी एक दो बड़ी गलतियां हम और करने जा रहे हैं और ये उनमें से एक बड़ी गलती होगी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये एक बड़ी गलती होगी। इस तरह के जो काम हैं वो सिविल गवर्नमेंट्स ही करती हैं। इवन चाइना वगैरह में भी जो है, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की डिक्टेटरशिप है, लेकिन उसको आर्मी को वो लोग अलहदा रखते हैं। हमारे यहाँ जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये बनी हुई है कि आर्मी की जो 500 बिलियन के आसपास की जो पेंशन है उसकी पेमेंट का कोई जो है गवर्नमेंट के पास जो है सूरत हाल नहीं बन रही है। और अगर इसी तरीके से रहा, हमारी टैक्स कलेक्शन ना बढ़ी, तो हमें तो तनख्वाहें देना और पेंशन जो है वो उसके हालात हमारे जो है वो नहीं नज़र आ रहे हैं। तो हमें कौन देगा? हमने ये मुल्क को अपनी एक जो है सिक्योरिटी स्टेट बना दी है। 70s और अर्ली 80s में जो है वो हज़ारों की तादाद में सयाह आते थे, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश थी। अब तो यहाँ पे मार धाड़ है और इदारे जो हैं वो तकरीबन जो है स्मगलिंग में भी खुद ही मुलव्वस हैं। जो उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ बाड़ लगाई हुई है उसको खुद तोड़ तोड़ के जो है वो आजकल गंदम उधर से अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही है, तेल ईरान से यहाँ स्मगल हो रहा है। तो इसके हालात जो हैं वो बड़े नागुफ्ताबे हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। फिर भी आइए देखते हैं कि इसमें इस इनकलाब की क्या सूरत हाल है। 2-4 महीने में इसका पता चल जाएगा। तो इलेक्शन के बारे में भी जो है वो बात चल रही है कि शायद असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो रही हैं, तो इसमें इसके ऊपर भी नज़र रहेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। या बस यहाँ ही हम जो है इसका इत्तिफाक करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।